जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं, यहाँ की वीडियो क्लासेस आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ राजस्थान की जितनी भी स्टेट बोर्ड्स है जहां पर एनसीईआरटी सिलेबस चलता है उन सब के लिए फायदेमंद है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर यानी सेकंड वेब सीरीज जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और कहानी को हम स्टार्ट करेंगे पिछली वीडियो क्लास से जोड़ते हुए ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने अब तक जान लिया है भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में महाशक्ति बनने की होड़ मच जाती है और दोनों के बीच शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और यह शीत युद्ध खत्म होता है 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इसके बाद दुनिया के सामने दो प्रकार की संभावनाएं हैं वो जागती है। एक तो यह भी दुनिया एक ध्रुवीय विश्व बन जाए या फिर बहुध्रुवीय विश्व बन जाए। लेकिन रियल में हुआ क्या, दुनिया के अंदर यूएसए यानी अमेरिका अकेला सुप्रीम पावर है वो बन गया। अब इसका मतलब ये चौधरी हो गया, यही अपनी सब कुछ है वो दुनिया के ऊपर चलाएगा। तब दूसरे महाद्वीपों के देशों को लगा भैया ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी, अपने को भी अब एक होने की जरूरत है। हम अपनी आपसी दुश्मनी है वो भुला दें, आपसी प्रेम और भाईचारे के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक होना चाहिए। हम शांति और सहयोग की स्थापना करें, हम आर्थिक रूप से प्रोग्रेस करें, तभी हम इस अमेरिकी जो ताकत है इसका सामना कर सकेंगे, इसकी आर्थिक शक्ति को हम भी चुनौती है वो दे सकेंगे। इसलिए यूरोप और एशिया के अंदर कुछ क्षेत्रीय संगठनों का जन्म होता है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूरोप के अंदर यूरोपीय संघ ईयू का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा यूरोप की स्पेलिंग अंग्रेजी में ई से स्टार्ट होती है इसलिए ईयू बोलते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का एक संगठन बनता है आसियान। और हालांकि दक्षिणी एशिया के देशों का भी एक संगठन बनता है सार्क, लेकिन वो इसकी चुनौती देने में अभी तक इतना सक्षम नहीं है, इसलिए हम उसको अगली कहानी में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ और आसियान, और इसके साथ साथ कुछ देश भी जो समृद्ध हुए हैं आर्थिक दृष्टि से जिसमें नाम आता है चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, उनके बारे में भी जानेंगे और भारत और चाइना के रिलेशन को भी हम जानेंगे। तो अब टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, हम एक एक क्षेत्रीय संगठन को लेकर एक एक की कहानी को जानेंगे। और एक चीज और बताऊं, ये जो क्षेत्रीय संगठन बने ना यूरोपीय संघ या आसियान है, इनमें ज्योग्राफी का भी बड़ा रोल रहा, क्योंकि ये पड़ोसी देश हैं। ये पड़ोसी देश है तो इनकी बहुत सी समस्याएं, इनके रीति रिवाज, इनकी जो परंपराएं, संस्कृति है वो एक जैसी रही, इसलिए इनके अंदर जो आपस में इकट्ठे होने की भावना का विकास हुआ। इससे इनके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो उसको बढ़ावा मिला, सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा मिला, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा इनको आपस में जोड़ा गया। तो इस प्रकार हम जान गए हैं भी क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य क्या रहे थे और ज्योग्राफिकल इसमें क्या मदद है वो मिली थी। अब एक एक करके इन क्षेत्रीय संगठनों को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूरोपीय संघ के बारे में जानेंगे। और एक चीज आपको बता दूं, कोई भी संगठन है वो रातों रात नहीं बनता है, उसको बनने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। और सबसे पहले हम कहां से यूरोपीय संघ का निर्माण है वो स्टार्ट होता है, यानी इसकी पहले की जो पूरी स्टोरी है उसको हम जानेंगे। और इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ने यह कोशिश की भी जो पश्चिमी यूरोप है उसके ऊपर साम्यवाद का प्रभाव नहीं आ जाए, इसलिए इनको कहा कि भाई लोगों हम आपकी मदद करेंगे, आर्थिक मदद, पैसा देंगे आपको। और ये एक योजना कहलाई जिसका नाम है मार्शल योजना, जो 1947 के अंदर ये आई थी। और मार्शल उस टाइम वहां का विदेश सचिव थे ये मार्शल भाई साहब। तो मार्शल योजना के तहत ही इस यूरोप के अंदर 1948 में
यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है और इस संगठन के माध्यम से ही जो अमेरिका है वो पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद है वो करता है। और इस पश्चिमी यूरोप के देश है ये आपस में भी आर्थिक और व्यापारिक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसके साथ साथ 1949 के अंदर नाटो के द्वारा भी अपने इस गुट के देशों में एक सामूहिक सुरक्षा की भावना का जन्म है वो भी दिया था। इसी कड़ी में बात करें 1949 के अंदर ही यहां पर यूरोपीय परिषद का भी गठन हो गया इस यूरोप के अंदर, जिससे इनके अंदर आपसी राजनीतिक सहयोग है वो बढ़ गया और जो पूंजीवादी देश थे वो आपस में एक साथ आने स्टार्ट हो गए, जो धीरे धीरे हाँ मैं भी भाई साहब आपके साथ आ रहा हूं, मैं भी आपके साथ आ रहा हूं, यानी दुश्मनी बुलाकर भाईचारा बढ़ रहा है, क्योंकि पता चल रहा है सबको भैया अगर अकेले रहे तो कुछ नहीं बनेगा, छोटे छोटे तो हैं अपने, क्या पार पड़ेगी। और 1951 के अंदर फिर पश्चिमी यूरोप के 6 देशों ने पेरिस के अंदर पेरिस की संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए और एक संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम रहा यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय यानी ECSC का गठन हुआ। वो 6 सदस्य देश कौन से हैं वो आप मानचित्र पर देख लें। एक है फ्रांस, दूसरा है नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी था उस टाइम, ये इटली हो गया और इसी के साथ एक छोटा सा देश लग्जमबर्ग। ये 6 सदस्य देशों ने पेरिस की संधि पर साइन करके ECS का गठन कर लिया। 1957 में इन्हीं 6 सदस्य देशों के बीच रोम के अंदर एक संधि होती है और एक नया गठन बनता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसका नाम है EEC, और साथ में ही यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन यानी EAEC का भी गठन होता है। तो इन 6 सदस्यों के बाद 1973 में 3 और देश, बात करें अपना एक हो गया आयरलैंड हो गया, एक ब्रिटेन हो गया और एक डेनमार्क, ये भी किसके अंदर शामिल हो गए, इसी EEC के अंदर है वो शामिल हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 1973 के बाद अगर बात करें तो 1979 में यूरोपीय संसद का गठन हो जाता है और पहला आम चुनाव भी वहां का हो जाता है, यानी संसद का गठन हो गया। 1981 के अंदर यूनान, पहले हमने 6 और 3 9 और अब यूनान यानी ग्रीस देश है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। और 1985 के अंदर सांगेन के अंदर शांगेन की संधि हो जाती है और शांगेन कहां है, शांगेन है वो लग्जमबर्ग के अंदर है। और इसका मतलब था भी इस संधि के तहत सीमा नियंत्रण है वो समाप्त हो गया। भी जो सदस्य देश है वहां पर जाने के लिए अब आपको रोज पासपोर्ट नहीं चाहिए, शांगेन पासपोर्ट इसी के नाम पर शांगेन पासपोर्ट बन जाएगा। उस पासपोर्ट को लेकर आप अब तक EEC के जो भी मेंबर हैं वो जो सदस्य देश है उनके यहां आराम से आ जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। 1986 के अंदर 2 देश और शामिल हो जाते हैं जिसमें एक का नाम आता है पुर्तगाल और ये है स्पेन, ये भी इसके 2 सदस्य देश बन जाते हैं। फिर आपको पता है 1989 के अंदर बर्लिन की दीवार गिर जाती है और जर्मनी का 1990 के अंदर एकीकरण हो जाता है, यानी पहले जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी बना था अब वो सिर्फ जर्मनी हो गया जो कि EEC का मेंबर रहा। और उसके बाद आपको पता है भी सोवियत संघ का पतन हो गया और नए देशों का जन्म हो जाता है। और ये जो इसके पश्चिमी यूरोप के पूर्वी यूरोप के जो देश जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे वो भी इससे पिंड छुड़ा लेते हैं। और अब ये तो था यूरोपीय संघ की बैकग्राउंड की स्टोरी। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है सोवियत संघ के पतन के बाद की स्टोरी। अच्छे से समझिएगा, हम पहुंच गए हैं फरवरी 1992 के अंदर। मास्ट्रिस्ट के अंदर मास्ट्रिस्ट की संधि होती है नीदरलैंड के अंदर और यहां पर इस संधि के तहत यूरोपीय यूनियन यानी EU का गठन होता है। और इससे पहले जो संगठन बने थे ECSC या EEC या EAEC, इन सब को मिलाकर एक यूनियन यूरोपीय यूनियन बन जाती है। अब इस यूरोप को क्या लगता है जैसे का संयुक्त राज्य अमेरिका है, हम भी संयुक्त राज्य यूरोप का निर्माण है वो करेंगे, ये कड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है आगे।
और 1993 में एकीकृत बाजार का गठन भी हो जाता है, साझा बाजार, मिलकर व्यापार करेंगे भैया। देश अलग अलग है लेकिन सभी देश मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे सभी देशों का एक नया देश जैसे बन रहा हो। 1995 में 3 भाई लोग इसके अंदर और जुड़ जाते हैं, जिसमें एक नाम आता है ऑस्ट्रिया का नाम आता है, फिनलैंड का नाम आता है और साथ में ही स्वीडन का नाम आ जाता है। तो अब हो गए यूरोपीय यूनियन के अंदर 15 सदस्य देश। इन 3 से पहले कितने थे? 12 थे। तो 2002 के अंदर इन पहले वाले जो 12 देश थे उन्होंने यूरो मुद्रा को अपना लिया। यूरोपीय संघ ने अपनी एक मुद्रा बना ली थी, भी वही पूरे अपने यूरोप के अंदर चलेगी, यूरो मुद्रा। और पहले वाले 12 देशों ने इसको अपना भी लिया था। अब 2002 के बाद करें तो 2003 में पहुंच गए। 2003 की जब बात आती है ना, तो आपकी पाठ्य पुस्तक का ये कार्टून भी बड़ा मजेदार दिखता है। आप देखेंगे यहां पर समुद्र के अंदर ये टाइटैनिक जहाज दिखाया हुआ है और यहां पर आप देखिए ये ईयू का झंडा लगा हुआ है, यानी टाइटैनिक जहाज है उसे यूरोपीय यूनियन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार यूरोपीय यूनियन, जिस प्रकार टाइटैनिक जहाज है वो मंजिल पर नहीं पहुंचा, उसी प्रकार यूरोपीय यूनियन का जो साझा संविधान बनाने का जो प्रयास था ना, वो भी 2003 में कामयाब नहीं हुआ। इसको इस कार्टून के माध्यम से बताया गया है। 2004 में 10 देश इसके अंदर और शामिल हो जाते हैं, 10। अब देखिए यहां पर आप ये ब्लू कलर वाला जो आप नक्शे के अंदर देख पा रहे हो, ये सारे पुराने सदस्य देश हो गए जो 1995 तक जो इसके अंदर शामिल हो गए थे। 15 हो गए। अब 10 नए इसमें शामिल हो जाते हैं जो कि पहले कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, जैसे एस्टोनिया हो गया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और स्लोवेनिया। माल्टा है नीचे छोटा सा, और यहां पर यह है साइप्रस। ये 10 नए सदस्य देश 2004 में शामिल हो जाते हैं। और 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया, ये दोनों भी इसके ईयू के मेंबर हो जाते हैं। और 2009 यहां एक बहुत महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटना हो गई। लिस्बन की संधि होती है। लिस्बन पुर्तगाल के अंदर है। लिस्बन संधि से ईयू के सदस्य देशों को यह अधिकार मिल जाता है, भी आप जब चाहें ईयू को छोड़कर जा सकते हैं। एक विधिवत प्रक्रिया उन्होंने बता दी, भी इस प्रक्रिया को फॉलो करें और आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। और 2012 के अंदर यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। और 2013 में अंतिम देश जो इसमें अब शामिल हुआ वो था क्रोएशिया। और उस टाइम के हिसाब से बात करें 2013 के हिसाब से, तो ये यूरोपीय यूनियन का उस टाइम का 28वां सदस्य देश था। लेकिन लिस्बन संधि के अनुसार 2016 के अंदर ब्रिटेन ने अपने देश के अंदर ये जनमत संग्रह करवाया ब्रेग्जिट को लेकर भी, हम यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाहते हैं। तो जनमत इनके पक्ष में आया और छोड़ने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई। हालांकि छोड़ने जनमत के बाद 2 साल का टाइम होता है, हालांकि यहां थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। और जनवरी 2020 के अंदर ब्रिटेन है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गए। अभी हमने बात किया क्रोएशिया है वो लास्ट शामिल देश था जो उस टाइम 28वें नंबर पर था, लेकिन जनवरी 2020 में ब्रिटेन इससे बाहर हो गया। तो 28 में से एक देश कम होकर कितने सदस्य देश हो गए? 27। तो ध्यान रखिए यूरोपीय यूनियन के अंदर, ईयू के अंदर वर्तमान में 27 सदस्य देश है। और ईयू का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स के अंदर है। ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये था यूरोपीय यूनियन के बनने का पूरा सफरनामा। ये तो हमने इसकी बनने का समझ लिया। हमारा मुद्दा क्या है? आप चैप्टर के नाम पर गौर कीजिएगा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी मूल पावर हमने किस मान लिया भी? अमेरिका है वो सुप्रीम पावर है। इसका अल्टरनेटिव, इसको रोकने वाला, इसको ठोकने वाला कोई है क्या? तो हमने कहा वो आ गया यूरोपीय यूनियन। तो अब हमें परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्य भी तो समझने हैं भी किस आधार पर यूरोपीय यूनियन है वो अमेरिका की बढ़ती सुप्रीम पावर को रोक सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं, और ज्यादा इसके अंदर लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, 15 बातें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप विश्वास कीजिएगा गलत नहीं होने देंगे।
आगे आगे देखते चलिए होता है क्या। तो यहां सबसे पहले 3 प्रश्नों के ऊपर बात करूंगा। हम क्यों न इस कहानी को प्रश्नों से ही समझ लें। इस प्रकार हमने अभी जो समझा, इस प्रकार एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप। स्टार्टिंग देखिए यूरोपीय संघ की किस लिए बनना स्टार्ट हुआ, आर्थिक डेवलपमेंट के लिए। उसी के लिए स्टार्टिंग में 1948 में अमेरिका ने इसकी मदद भी की थी, लेकिन धीरे धीरे इसने पॉलिटिकल रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। जैसे जैसे सदस्य देश बढ़ते गए और जैसे जैसे नए नए इंस्टीट्यूट स्थापित होते गए, ये स्ट्रॉन्ग होता गया। ईयू अब एक विशाल देशों के राज्य की तरह काम करता है। आज आपको पता है इसके अंदर 27 देश है वो शामिल, तो 27 देशों का एक बड़ा देश बन जाता है। इसका आज अपना एक खुद का झंडा है, ये देख लीजिए, ब्लू कलर का है। 12 इसके अंदर गोल्डन कलर के स्टार है, उनको वो ये मानते हैं ये 12 शुभ होते हैं और ये चीज, तो ये इनका झंडा है, इनका खुद का गान है, इनका स्थापना दिवस है और इनकी खुद की यूरो मुद्रा है। सदस्य देशों के अंदर व्यापार है वो इसी मुद्रा के अंदर हो जाता है और अन्य देशों के साथ संबंधों को लेकर इनकी साझी विदेश नीति है और सुरक्षा नीति भी उन्होंने बना ली है। इसके साथ साथ अपने सहयोग के दायरे को बढ़ाने के लिए इसने पूर्व जो सोवियत संघ के जो गुट के जो देश थे उनको भी अपने खेमे के अंदर यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर इनको शामिल है वो कर लिया है। तो इस प्रकार से यही बात अगर प्रश्न के रूप में आ जाए तो आप ये बात लिख सकते हो। साथ में अब इसी बात को और अंदाज से भी तो पूछा जा सकता है और वो है कि अधिराष्ट्रीय संगठन, ये जो 27 देशों का एक संगठन बन गया के तौर पर यूरोपीय संघ है वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। समझाइए। अब आपको प्रश्न चाहिए ये आ जाए चाहिए ये आ जाए, ये 4 पॉइंट इसके अंदर ये हो गए अपने, ठीक है, ये 4 आप इसमें भी लिख सकते हो। अब हम कुछ बचे हुए 10-11 पॉइंट और देख लें, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो या ऐसे नहीं पूछकर ऐसे पूछ सकता है भी यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव है वो जबरदस्त है। कैसे, समझाइए। तो चलिए, राजनीतिक दृष्टि हो गई, अब कुछ आर्थिक और सैन्य दृष्टि से भी हम बात कर लें। तो 5 नंबर तक की बात करें तो 2016 में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन था? यूरोपीय संघ था। इसकी जो यूरो मुद्रा है वो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है, ये अमेरिका को बहुत बड़ा जबरदस्त डर भी लगता है। और विश्व बाजार के अंदर इस यूरो मुद्रा की जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है भाई। और इसलिए जब यूएसए और चीन से व्यापारिक विवादों की कोई बात आ जाती है ना, तो ये ईयू है वो बड़ा अपना रोब दिखाता है, धौंस जमाता है, ओए ज्यादा मत कर यहां। क्यों? क्योंकि उसको पता है भैया तू यहां आर्थिक मामले में पावरफुल है, अमेरिका से ज्यादा 3 गुना ज्यादा इसका प्रभाव है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोपीय संघ का पड़ोसी देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के जो दूर दराज के जो देश है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव है वो पड़ता है। ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक समूह के रूप में काम करता है, यानी पूरी अपनी चलाता है। तो ये हो गए, यहां तक 9 पॉइंट हो गए। अब एक प्रश्न यहां यह भी बन सकता है भी यूरोपीय संघ की यूरो मुद्रा है वो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आगे वाले 3 पॉइंट इसके उत्तर हो जाएंगे। बस 15 ही बातों में सारा पूरा इसकी पावर को हम समझ लेंगे। और अब चलते हैं आगे। एक खासियत सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो ईयू का एक सदस्य देश है फ्रांस, जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में 4थे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसी बात को लेकर। वहां पर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से फ्रांस है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है। स्थायी मेंबर के पास वीटो पावर होती है, वो अपनी चला सकता है। और इसके साथ साथ इसी के कई देश है वो अस्थायी सदस्य है। तो स्थायी और अस्थायी सदस्यों के दम पर ये अमेरिका की मोनोपोली को, उसकी नीतियों को प्रभावित करता है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में ज्यादा अमेरिका का प्रभाव रहता है, तो यूरोपीय संघ है वो फ्रांस के माध्यम से उसके प्रभाव के ऊपर थोड़ा अंकुश है वो लगा लेता है। इसी कड़ी में बात करें आगे
तो चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात हो, चाहे पर्यावरण विनाश के मामलों पर इसकी कूटनीति, यूरोपीय संघ की जो स्ट्रेटजी है, इसका जो आर्थिक निवेश है और इसकी बातचीत की नीति है, वो काफी प्रभावशाली रही है। इस यूरोपीय यूनियन के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, पहली अमेरिका के पास है। इसका कुल रक्षा बजट है वो यूएसए के बाद सबसे अधिक है, तो रक्षा बजट में दूसरा स्थान है, आर्मी में इसका दूसरा स्थान है। और ईयू के सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है और एक अनुमान है भी इसके पास 355 के आसपास है वो परमाणु हथियार है। और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसका दूसरा स्थान है। तो अब आप यहां देख पा रहे हो, अब तक हमने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बात करें तो ईयू है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इन सब बातों की वजह से सैनिक क्षमता में जरूर इसका दूसरा स्थान है, बाकी ये किसी भी क्षेत्र में अमेरिका से कम नहीं है, उसको चुनौती देने में ये सक्षम है। तो इन बातों से ये क्लियर होता है भी यूरोपीय संघ आज अमेरिका के बाद में दूसरी बड़ी शक्ति है, वो बना हुआ है, एक वैकल्पिक पावर, एक अल्टरनेटिव पावर है जो अमेरिका को रोक सकता है। तो क्या जो इतना पावरफुल है कोई, क्या उसमें कमियां नहीं है? कहा जाता है ना, हर किसी में कमियां हो सकती है, तो ईयू में भी तो कुछ कमियां हैं। चलिए अब हम इसकी चुनौतियों के ऊपर, इसके कमियों के ऊपर बात कर लें, क्या क्या प्रॉब्लम अब झेल रहा है और इसका भविष्य भी इन्हीं से डिसाइड होना है। सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति में समस्या है भाई। आपको याद है यूरोपीय संघ की अपनी एक साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति है, वो तो सभी की कॉमन, लेकिन इन देशों की अपनी भी तो विदेश और रक्षा नीति है, उसमें मतभेद है, कोई किसी चीज के पक्ष में है, कोई किसी चीज के पक्ष में है, लेकिन ये बात यूरोपीय संघ के लिए अच्छी नहीं है। उदाहरण की बात करें, इराक के ऊपर जब यूएसए ने, अमेरिका ने हमला किया था तो ब्रिटेन ने तो उसका साथ दिया, भाई जी बढ़िया कर रहे हो, जबकि जर्मनी और फ्रांस ने उसका विरोध किया। तो एक ही धड़े के देशों के अंदर इस प्रकार के मतभेद देखने को मिलते हैं, ये चिंगारी आगे जाके बहुत बड़ा विस्फोट हो सकती है। इसकी जो यूरो मुद्रा है उसको अपनाने में विरोधाभास है। 2002 में यूरो मुद्रा सबसे पहले 12 देशों ने अपना ली थी। आज 27 सदस्य देश जो वर्तमान में है उसके हिसाब से बात करूं तो केवल 19 सदस्य देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया हुआ है, 8 देशों ने तो अभी भी नहीं अपनाया। जैसे डेनमार्क की बात करें, स्वीडन ने है, ये मास्ट्रिस्ट संधि जिसके तहत यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ है और साथ ही जो यूरो जो मुद्रा है उसको मानने का भी विरोध करता है। और इसके बाद लेटेस्ट की बात करें तो लिस्बन संधि है, ये भी इसके लिए गड़बड़ काम कर रही है, क्योंकि इसके बाद सदस्य देशों को बाहर जाने का हक मिल गया है और इस हक का इस्तेमाल किसने कर लिया? 2020 में ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। तो आज ब्रिटेन बाहर हुआ है, कल को कोई और देश भी लिस्बन संधि का सहारा लेकर, अगर उनके कोई हिसाब से बात नहीं होगी तो ये भी बाहर हो सकता है। तो आज सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बने रहने के लिए यूरोपीय संघ को अपने अंदर सुधार करने की भारी आवश्यकता इसको भी है, वरना कहीं वो सुप्रीम पावर फिर और ज्यादा गड़बड़ न कर दे। तो इस प्रकार आज की वीडियो क्लास में आपने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय यूनियन के बारे में अच्छे से जान लिया। भी सबसे पहले आपने ये जाना भी क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य क्या है और उन क्षेत्रीय संगठन के अंदर ज्योग्राफिकल रूप से उनको क्या बेनिफिट है वो रहता है। फिर हमने यूरोपीय यूनियन बनने की पूरी स्टोरी को अच्छे से जान लिया भी किस प्रकार से, किस संधि के तहत इसका निर्माण हुआ। वर्तमान में 27 सदस्य देश है, 19 में यूरो मुद्रा चलती है, 8 में अभी भी नहीं चलती है, और किन बातों की वजह से, कौन से राजनीतिक, कौन से आर्थिक और कौन से सैन्य पक्ष हैं जिनके दम पर हमने ये कहा भी ये अमेरिका को जो रोकने में सक्षम है, ये पावरफुल अल्टरनेटिव है। तो अच्छे से आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। आज यहां जो भी पढ़ा उसको नोट्स फॉर्म में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अगले वीडियो सेशन के अंदर अपनी इस वेब सीरीज सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को आगे बढ़ाएंगे और
नई स्टोरी के ऊपर, एक नए टॉपिक के ऊपर उसमें बात करेंगे। और बहुत जल्द आपको टेलीग्राम के ऊपर नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाए। अगर आपको यहां पढ़ना अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।